नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है, जो 14 फरवरी को करनाल दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर अंबाला से, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। तीसरी बड़ी खबर पानीपत से, जहां गढ़ी नवाब में दूसरी शादी करते हुए पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वहीं चौथी बड़ी खबर झज्जर से गुड़ा की रेलवे लाइन के पास काम कर रहे एक प्रवासी बुजुर्ग की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल करनाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करनाल से बीजेपी की हुंकार। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से अनिल विज राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं। तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, यहां पर एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। चौथी बड़ी खबर बता दें कि मालगाड़ी के चपेट में आने से एक बुजुर्ग मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद से ही बवाल मच गया है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल से बीजेपी की हुंकार, क्योंकि 2024 काफी अहम है बीजेपी के लिए भी और तमाम पार्टियों के लिए भी। मौजूदा सरकार के साथ साथ तमाम विपक्षी दल के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि इस साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2024 बहुत ही ज्यादा खास होगा और इसी कड़ी में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। करनाल दौरे पर कल रहेंगे अमित शाह। बीजेपी की हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है। खास इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर बता दें कि यहां अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है। राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं अनिल विज। तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, यहां एक पति और पत्नी और वो वाली स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथों दूसरी शादी करते हुए पकड़ा है और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। चौथी बड़ी खबर, मजदूर की मौत पर बवाल मचा हुआ है। मालगाड़ी के चपेट में आने से एक बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई और मौत के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम 4 बड़ी खबर आपको बता रही है। चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी भी दे दें आपको, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव को लेकर तमाम पार्टी तैयारियों में जुट गई है। मौजूदा सरकार भी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कल दौरा काफी अहम होगा, क्योंकि कल अमित शाह करनाल दौरे पे रहेंगे। एक बार फिर से यहां बीजेपी की हुंकार कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में राहुल गांधी पर एक बार फिर से अनिल विज बरसे हैं। जमकर अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तीसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी शादी करते हुए पकड़ लिया और हाई वोल्टेज ड्रामा शादी समारोह में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि युवक पहले से ही शादीशुदा था और अपनी पत्नी के रहने के बावजूद दूसरी शादी कर रहा था। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के करनाल जिले में मधुबन में 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसको लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तैयारियों का जायजा ले रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही गोहाना रैली में शाह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से अब बीजेपी संगठन इस दौरे को लेकर बेहद संजीदा है। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अभी से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर बीजेपी 2024 में भी उसी जीत को दोहराने के मकसद से तैयारियां कर रही है। बीजेपी आलाकमान भी हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं। 8 सालों से हरियाणा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्रीय नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहते हैं। और इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी प्रवीण जी, कल दौरा काफी अहम है, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तैयारियां जोरों शोरों से है, तो दौरे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, माननीय गृह मंत्री जी का जो करनाल का दौरा है, कुछ तो सरकारी प्रोग्राम है, जैसे वो पुलिस एम्बुलेंस सौंपेंगे जो पुलिस का कलर होता है। उसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है जो हरियाणा हैफर्ड जिसका आयोजन कर रहा है, जो एग्रोमाल है करनाल का, उसको माननीय गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री होने के साथ साथ वो देश के सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं, तो उसको जनता को समर्पित करेंगे। उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन देंगे। जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 बूथों पे 1 लाख कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल तक लगभग 4 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक टारगेट रखा था। आने वाला चुनाव 2024 का, जिसके विषय में आप भी बात कर रहे थे, उस विषय में भी माननीय गृह मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन देंगे, अपना दिशा निर्देश देंगे, कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी की रीति नीति, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे सही तरह से पहुंचे और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। बिल्कुल। प्रवीण साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए। ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, कल बीजेपी की रैली है, अमित शाह खुद यहाँ करनाल में पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री जायजा ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, जिस तरह से गोहाना में रैली भी रखी थी और गोहाना में रैली में आए ही नहीं, भाग लिए। कैसे भाग लिए आपको पता है, क्योंकि वहां पे जनता ही नहीं आई और जनता सुनना ही नहीं चाहती। जो हालात ये इन्होंने 8.5 साल के अंदर हरियाणा लूटने का काम बीजेपी ने किया, जिस तरह से हरियाणा लूटा, उस तरह से बीजेपी को लोगों को देखना नहीं चाहते लोग। जिस तरह से बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरीके से हालात बनाए हरियाणा प्रदेश के, वो इनकी सरकार फेलियर सरकार है। ये पदाधिकारियों की बात कर रहे, जनता भी नहीं आती तो पदाधिकारी कहाँ से आएंगे? आज आपको ये बताना चाहूंगा, बीजेपी जो पार्टी के लोग हैं वो भी अब कांग्रेस की तरफ देखने लग गए हैं। इनका धाराशाही हो चुका है सारा सिस्टम। पहले जब 2014 में ये आए थे 47 सीटें थी, उससे कम होकर 40 रह गई थी। अब इसके बाद दहाड़ी का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं करेगी। हाँ, जितने मर्जी दावे कर ले खोखले, जितनी मर्जी ऊंची ऊंची बातें कर ले, इसका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये आपको रैली में भी दिख जाएगा। ठीक है प्रवीण साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि गोहाना में नहीं आए, जनता नहीं आई, इसलिए वो खुद भी नहीं आए, और दावे कितने भी कर ले कुछ भी नहीं होने वाला। क्या कहना चाहेंगे सर? गोहाना की रैली पूरे प्रदेश ने देखी, जबकि हम लोकसभा वाइज रैली कर रहे हैं। जैसे पहले फरीदाबाद में माननीय अमित शाह जी आए थे, गोहाना की सोनीपत लोकसभा की रैली रखी थी। उस दिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से माननीय अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, हम सब जानते हैं। उन्होंने बाकायदा टेलीफोनिकली पूरी जनता को एड्रेस किया। घबराहट कांग्रेसियों में एक कारण है, क्यों इतनी घबराहट है? क्योंकि जो एक गैंग लगातार इस हरियाणा को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के नाम पे लूट रहा था, उस गैंग को बेरोजगार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब वो गैंग जो है हतोत्साहित है। उस गैंग को पता है लगभग 8 साल हो चुके हैं, वो गैंग बेरोजगार है, झटपटा रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रदेश में नकल गैंग चला रखा था, नौकरियों की बंदर बांट का गैंग चला रखा था, किसानों की जमीन लूटने का गैंग चला रखा था। मैं हैरान होता हूँ, एक ऐसी पार्टी का प्रवक्ता, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सरकार चलाने की बजाय प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान चला रहा था, वो प्रवक्ता ज्ञान देता है चैनल पे जाके। जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हरियाणा प्रदेश के किसानों का 17,000 एकड़ जमीन तो सीएलयू के नाम पे लूटा, झज्जर के अंदर 3,000 एकड़ जमीन लेके रिलायंस को दे दिया, जिस पार्टी के नेताओं को ऊपर भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में चल रहे हैं,
जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बेल पे जमानत पे इस वक्त बाहर है, जिस पार्टी का भ्रष्टाचार के ऊपर बाकायदा पूरी किताब लिखी जा चुकी है, किताब छप के जनता के बीच में इंडियन नेशनल नोबल बांट चुकी है चार्जशीट के नाम से, उस पार्टी का कार्यकर्ता आगे ज्ञान अगर देने की कोशिश करे तो कितना हास्यास्पद है। लेकिन मैं इस घबराहट का कारण भी समझता हूँ। इस घबराहट का बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले जिनके जो कोर्ट में जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में कुछ और सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहा है कि साहब कभी भी कानून हमें सलाखों के पीछे डाल सकता है। और ये तभी संभव है जब एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार प्रदेश में काम करती है, जैसा कि मनोहर जी ने चलाई। और मनोहर जी की पारदर्शिता नीतियों की वजह से नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा प्रदेश का आमजन, हरियाणा प्रदेश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी पूरी तरह से प्रसन्नचित्त है, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ धरातल पे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो व्यक्ति उस लाभ का पात्र था। और ऐतराज वो लोग कर रहे हैं जो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे लगभग 2.25 लाख पेंशन ऐसे लोगों के नाम से दे रहे थे जिस दुनिया में नहीं थे। जब डीबीटी लागू किया हरियाणा तो सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए कि किसान का पैसा सीधा किसान के अकाउंट में जाए, तो जो लोग विरोध कर रहे थे कि किसान की फसल का पैसा किसान को सीधा नहीं मिलना चाहिए, जब डीबीटी लागू हुआ तो पता लगा 1000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का बचा। देश के अंदर इस डीबीटी की वजह से जनता का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचना शुरू हुआ। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा था? स्वाभाविक है, जिन लोगों की जेब में पैसा जाता था, जो लोग इस पैसे की बंदरबांट करते थे, वही लोग आज घबराहट के अंदर, बौखलाहट के अंदर चिल्ला चिल्ली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो सच्चाई है वो प्रदेश और देश की जनता के सामने लगातार आ रही है। बौखलाहट का नतीजा ये है कि जैसे जैसे सरकार पारदर्शिता के लिए नई नई योजनाएं लेके आ रही है, वैसे वैसे इनका रुदाली रुदन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह का विधवा विलाप ये पारदर्शी व्यवस्था के विरुद्ध करते हैं, प्रदेश की जनता उसको देख रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान को 6000 रुपए एकड़ से ज्यादा कभी मुआवजा नहीं दिया, पूरे 10 साल सत्ता में रह के लगभग 896 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। और आलोचना उस सरकार की करते हैं जो सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान भाइयों को मुआवजे के तौर पे दे चुकी है। ये वो लोग हैं जब सत्ता में थे, कपास की फसल खराब हुई थी सफेद मक्खी की वजह से, 123 करोड़ रुपया मुआवजा बनता था, दे के नहीं गए। वो मुआवजा भी मनोहर सरकार ने आके दिया। तो ऐसे लोग जो किसान को लूटते रहे, किसान का शोषण करते रहे, कभी किसान की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी, कभी किसान का बाजरा नहीं खरीदा, कभी किसान की सरसों नहीं खरीदी, और जहां तक किसान की बात है, जमीन सीएलयू के नाम पे उसकी जमीन तक लूट ली। ऐसे लोग अगर विधवा विलाप करेंगे तो क्या प्रदेश का किसान उसको देख नहीं रहा है? किसान को मजबूर कर दिया था, कभी अपना टमाटर सड़क पे फेंकता था बेचारा, कभी अपना आलू सड़क पे फेंकता था, क्योंकि बाजार में दाम नहीं मिलते थे। लेकिन आलोचना किसकी कर रहे हैं? जिस सरकार ने भावांतर भरपाई योजना लाके किसान की खेती को जोखिम फ्री किया। क्या आज अपना टमाटर के फेंकने में मजबूर है किसान? क्या आज किसान अपना आलू फेंकता है सड़क पे? ये चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि हालात इस तरह के बन चुके हैं बौखलाहट में कि पारदर्शिता, ईमानदारी, स्वच्छ प्रशासन क्योंकि स्वभाव में ही नहीं रहा अभी, इसलिए उसकी आलोचना करते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण जी, कीमती समय देने के लिए और केवल ढींगरा साहब आपका भी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की और। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर को क्या चाहिए। विज ने यह भी कहा कि अच्छा हो कि राहुल गांधी बयानबाजी करने की जगह वहां पर हो रहे विकास कार्यों को देखे। और इसी के साथ उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की किसानों पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जितना फायदा किसानों को अब मिला है उतना पिछले 70 सालों में नहीं मिला। किसानों को जितना फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन वर्षों में मिला है, उतना फायदा पहले के 70 साल में नहीं हुआ। एमएसपी में भी, मुआवजों में भी। हमारी सरकार पहले तो 2-2 रुपए के चेक जाया करते थे, हमने खुद देखे
₹2 के चेक। और तो हम मुआवजा भी अच्छा दे रहे हैं, MSP भी अच्छा दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने जमकर निशाना साधा है और साथ ही रणदीप सुरजेवाला पर भी अनिल विज बरसे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कश्मीर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उनके बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और रणदीप सुरजेवाला पर भी अनिल विज जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। किसानों को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था, उस बयान का पलटवार अनिल विज ने किया है और साथ ही राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर जिस तरह से बयान दिया था, उस बयान पर भी अनिल विज का कहना है कि राहुल को नहीं पता कि कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए। कई बातों का जिक्र अनिल विज ने किया और जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे साथ संवाददाता नरेश सैनी जुड़ गए हैं। नरेश, एक बार फिर से अनिल विज बरसे हैं राहुल गांधी पर और इस बार तो उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा है। ताजा अपडेट बताएं फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर जो बयान दिया था उस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर क्या है। अच्छा होता तो अगर वो वहाँ के विकास कार्यों को देखते और बात करते, बयानबाजी की जगह वहाँ के विकास कार्य देखते। इसके साथ ही उन्होंने जो रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया था किसानों को लेकर, तो उस पर भी पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो पिछले 70 सालों में फायदा किसानों को नहीं मिला, वो अब फायदा किसानों को मिल रहा है। इसके साथ ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा में 40 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, उसको लेकर भी बयान दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इससे पता चलता है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है और उन्होंने क्या हालात बना दिए हैं। जी बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी साझा करने, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। ये पानीपत से है, जहां गांव गढ़ी नवाब में दूसरी शादी करते हुए पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ने का मामला सामने आया है। बता दें कि पंजाब के पटियाला के गांव मुरली में परमजीत सिंह अपनी दूसरी शादी रचाने जा रहा था। बता दें कि महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने ही पति को दूसरी महिला के साथ मंडप पर बैठा देखा तो महिला ने हंगामा कर दिया और डायल 112 को कॉल कर पुलिस को बुलवा लिया। बापोली थाना क्षेत्र में आपको बता दें, जहां पर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं बनती तो वहां से निकाल दिया गया। बापोली थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में पहले ही सफीदो थाना में केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तलाक के पेपर को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो दूसरी शादी करते रंगे हाथों युवक पकड़ा गया है। हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कहा कि ये मामला पहले ही दूसरे थाने में दर्ज किया जा चुका है। तस्वीरें आपको पानीपत से दिखा रहे हैं। दूसरी शादी करते युवक को रंगे हाथ उसके पत्नी ने ही पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि अभी तलाक नहीं हुआ है और उसके बावजूद ही युवक अपनी दूसरी शादी रचाने के लिए मंडप पर बैठ गया। पत्नी को पता चला, पत्नी भी पहुंची। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए और जब पुलिस को बुलवाया गया तो पुलिस का कहना था कि ये एफआईआर किसी दूसरे थाने में पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
तो रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर, झज्जर से, जहां गूढ़ा की रेलवे लाइन के पास काम कर रहे एक प्रवासी बुजुर्ग की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान काटी साधा पुत्र सैनी साधा निवासी बिहार के रूप में हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल लाइन भेज दिया गया। पुलिस फिलहाल परिजनों को सूचना दे चुकी है। झज्जर से ये खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी की चपेट में आने से प्रवासी मजदूर की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मजदूर बिहार का रहने वाला था और काम कर रहा था। इसी दौरान वो मालगाड़ी के चपेट में आ गया और इस हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल बुजुर्ग के परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तस्वीरें आपको ट्रैक की दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्ग की मौत हुई थी। 11 फरवरी 2023 को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी बाय रेल मंजूरी के द्वारा, और 112 जो कंट्रोल जिला झज्जर का है उसके द्वारा कि जो केएम नंबर है 49 के 2 और 3 के मध्य कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया है। एक व्यक्ति जो वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और खुदाई कर रहे थे, जो रेलवे ठेकेदार के अंडर में आते हैं, और वो रेलगाड़ी की चपेट में आ गया है। तो इस इत्तला पर जो है मैं मौका पर पहुंची अपने स्टाफ के साथ, तो वहां पर मौका से जो है एम्बुलेंस उसको मृतक को ले जा चुकी थी इंजर्ड को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल ताजा अपडेट बताएं घटनाक्रम को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि झज्जर रेलवे लाइन गूढ़ा के पास कार्य कर रहे प्रवासी मजदूर अचानक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। चपेट में आने से जो है प्रवासी मजदूर के दोनों ही पैर कट गए थे। तो जैसे ही आनन फानन में घटना की सूचना 112 पर दी गई, 112 ने तुरंत प्रभाव से इंजर्ड बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जो है प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल रेलवे पुलिस ने परिजनों को भी सूचना दी और बताया गया कि बिहार का रहने वाला था और रेलवे में ठेके पर ये जो है रेल की पटड़ी पर काम चल रहा था, तो उसी दौरान वहां पर ये काम कर रहा था। तो अचानक जो है रेल आ गई और ये उसकी चपेट में आ गए, दोनों पैर कटने से इसकी मौत हो गई। फिलहाल जो है आज परिजन झज्जर पहुंचे हैं बिहार से, तो आज इसके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल बिल्कुल सुमित, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिजन पहुंच चुके हैं और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम करवाकर शव का परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि पूरी खबर आपको झज्जर से बता रही हैं। जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले बुजुर्ग का पैर कटा था, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक इलाज के दौरान ही बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन झज्जर पहुंच चुके हैं। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया जाएगा। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।